फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। जैसा कि आपको पता था, पिछले वीडियो में हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था। आज हम उसके मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो जिन लोगों ने हमारा वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले थ्योरी देखिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। देखिए, जो थ्योरी है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वैसे तो श्वसन तंत्र बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने जितना आपके सिलेबस में दिया है उतना कवर किया है और इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, उससे ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है त्वचा द्वारा, फेफड़ों द्वारा, श्वास नली द्वारा या गलफड़ों द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? फेफड़ों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वास की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प। कल मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं आता। 78% ली जाती है तो 78% छोड़ी जाती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बताया था? 0.03 और छोड़ी कितनी जाएगी? 4%। और ऑक्सीजन का क्या बताया था? 21% ली जाएगी तो 17% छोड़ते हैं, है ना, यानी कि 4% का अंतर रहता है इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 8%, 4%, 16% या 12%। क्या है इसका राइट आंसर? 4%। नेक्स्ट है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल या फ्यूमेरिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायरुविक अम्ल। ठीक है, हमने पढ़ा था पायरुविक अम्ल के विषय में। अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल या ग्लूकोज और एटीपी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरुविक अम्ल। क्या पढ़ा था हमने? कैप्स चक्र चलता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ये किसका संश्लेषण करता है? ये पायरुविक अम्ल का। ठीक है, निर्माण तो ये बहुत बाद में होता है ग्लूकोज का। आगे देखते हैं, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या लवणों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने कल बताया था ना, देखिए बाह्य श्वसन के विषय में हमने बताया था कि फेफड़े तक की क्रिया बाह्य श्वसन होती है और आंतरिक श्वसन के अंतर हमने बताया था रक्त ऑक्सीजन लेकर जाता है। किसको दे देता है रक्त ऑक्सीजन? कोशिका को दे देता है। रक्त में भी क्या? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन किसको दे देगा? कोशिका को दे देगा। फिर कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को दे देती है। तो श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? 48, 32, 38 या 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसके विषय में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। देखिए, एटीपी को हम कोशिका का ऊर्जा मुद्रा भी कह सकते हैं। तो अगर ऊर्जा मुद्रा से क्वेश्चन आए कि ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, तो ये एटीपी को कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं एटीपी को। आगे देखते हैं, मनुष्य में श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है? पोन्स, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, अनुमस्तिष्क या कॉर्पस कैलोसम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लांगेटा। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? धमनियों द्वारा, रुधिर द्वारा, श्वास नली द्वारा या वायु कुपिकाओं द्वारा। फेफड़ों की बात चल रही है, मतलब बाह्य श्वसन की बात चल रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायु कुपिकाओं द्वारा। ठीक है, वायु कुपिका किसे कहते हैं? एल्वियोली को पढ़े थे ना हमने कल। आगे देखते हैं, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? 4, 2, 3 या 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। देखिए, मनुष्य का दायां फेफड़ा 3 पिंडों में और जो बायां फेफड़ा है वो 2 पिंडों में विभाजित होता है। ठीक है, बायां फेफड़ा का पूछेगा तो 2 आएगा और मनुष्य में दाएं फेफड़े में कितने पिंडों में विभाजित होता है? ये 3। और बाएं फेफड़े का पूछेगा तो 2। ठीक है, आगे देखते हैं। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली की आवरण बना होता है? श्लेष्मा झिल्ली, प्ल्यूरा झिल्ली, क्रेब्स झिल्ली या ऑक्सी झिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लूरा झिल्ली। इसके विषय में हम कल बात कर चुके हैं कि फेफड़े में दोहरी झिल्ली बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? 2 एटीपी, 38 एटीपी, 12 एटीपी या 35 एटीपी। ऑक्सी श्वसन का है मतलब जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था कोशिका को, जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। याद है ना आपको, कल हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 एटीपी। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो यहाँ दिया गया है 38 एटीपी। अगर इसी की जगह अनॉक्सी श्वसन में पूछता तो इसका आंसर आ जाता 2।
2 एटीपी। ठीक है, कि अनॉक्सी श्वसन से कितनी ऊर्जा रिलीज होती है, अगर पूछता तो क्या आता है इसका आंसर 2 एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये कोशिका का ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं इसे। ठीक है, एटीपी को। आगे देखते हैं, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? शर्करा, माल्टोज, ग्लूकोज या ये सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? देखिए, ग्लूकोज श्वसन जीवों में 24 घंटे चलने वाली क्रिया है, सांस है। ठीक है, श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन में कितनी ऊर्जा रिलीज होती है? 38 होती है, और अनॉक्सी श्वसन की बात आएगी तो 2 एटीपी। ठीक है, ऑक्सी श्वसन में 38 और अनॉक्सी श्वसन में 2 एटीपी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? कंठ, किडनी, हृदय या फेफड़े? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़े से। ठीक है, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे है? फेफड़े से, मतलब लंग्स से। अगला देखते हैं, जब अनॉक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं? डायफ्राम्स, क्रेब्स चक्र, किण्वन या कोई नहीं? देखिए, इसमें दिया गया है अनॉक्सी श्वसन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है ना, जीवाणु और कवकों में होती है, तो उसे क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर क्या दोगे? किण्वन। देखिए, किण्वन की बात करें तो इस क्रिया के द्वारा शराब और सिरके का निर्माण होता है, किण्वन के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? देखिए, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, हम बता चुके हैं। ठीक है, मनुष्य के श्वसन के दौरान निकलने वाली मतलब छोड़ने वाली पूछा है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? क्या बताया गया था? 23%, 17%, 21% या 78%? तो इसका आंसर क्या था? 17%। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? किण्वन क्रिया, वाइटल, ग्लाइकोलिसिस या ड्राइफ्रॉग? कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? तो इसका आंसर क्या दोगे आप? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, क्या दोगे इसका आंसर? ग्लाइकोलिसिस दोगे। देखिए, ग्लाइकोलिसिस के विषय में हमने क्या बताया था कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा चुके हैं आपको। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन को लेने एवं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है? फेफड़ों पर, धमनियों पर, हीमोग्लोबिन पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन पर। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जाकर बाहर फेंकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? श्वसन नली, फेफड़े, माइटोकॉन्ड्रिया या हृदय? हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है? क्रेब्स चलता है। ठीक है, किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं, ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? ऑक्सी श्वसन पूछा है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सी श्वसन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, राइबोसोम एवं तारक काय, कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति एवं केंद्रक, हरित लवक एवं जीव द्रव्य? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके विषय में हम पढ़े हैं। ठीक है, ऑक्सी श्वसन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसकी क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर होती है? कोशिका द्रव, यानी कि पढ़े थे हमने जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन किसमें होता है? जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन किसमें होता है? लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, रुधिर, जल में या फ्यूमेरिक अम्ल में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी जो मांसपेशियां होती है ना, जब इसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जब ये इकट्ठा होने लगता है लैक्टिक अम्ल, तो हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से, एकत्र होने से, जमाव होने से, जो भी कहें, से मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, तो जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन किसमें होता है? लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखते हैं, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? 1.5 लीटर, 7 लीटर, 3.5 लीटर या 4.5 लीटर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.5 लीटर। गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.5 लीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 20 से 25 बार, 15 से 20 बार, 12 से 15 बार या 60 से 65 बार?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 से 15 बार। देखिए जगह इंसान 16 बार सांस लेता है, अगर सोया हुआ है तो 12 बार सोने के वक्त सांस लेता है। ठीक है, छोटे बच्चे 25 से 26 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है 12 से 15 बार। ठीक है, आगे देखते हैं। भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कौन कर देता है, कंठ, एल्वियोली, श्वसनी या एपिग्लोटिस। भोजन निगलते समय सांस मार्ग को कौन बंद कर देता है, कल हमने पढ़े थे एपिग्लोटिस। देखिए ये मेन चौराहा होता है जो गले में होता है, जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो सांस मार्ग को बंद कर देता है ताकि खाना सांस मार्ग में ना अंदर जा सके। ठीक है, अगर गलती से सांस मार्ग की ओर मुड़ता है खाना तो हमें हिचकियाँ ठसकी लग जाती है और हम वापस फेंक देते हैं उस चीज को। ठीक है, तो क्या होगा एपिग्लोटिस, ये एक मेन चौराहे की तरह काम करता है जो गले में होता है। ठीक है, आगे है मेंढक निष्क्रिय अवस्था में सांस लेता है, त्वचा से, फेफड़े से, गिल्स से या सभी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा त्वचा से। मेंढक के विषय में कल हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। मेंढक का बच्चा जब छोटा रहता है, मतलब टेडपोल जब कहलाता है, तो किससे सांस लेता है, गिल्स से। जब मेंढक जवान रहता है, उसमें रहता है, तो किस में सांस लेता है, फेफड़े द्वारा। और जब निष्क्रिय अवस्था में रहता है तो त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग है। कल हमने फेफड़ों वाला चैप्टर भी देखा था, जैसे बाह्य श्वसन कहते हैं, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि फेफड़ों में श्वास नली की अंतिम शाखा हमने क्या पढ़ी थी, वायु कोश, श्वसनिकाएं, वायु कुपिकाएं या श्वसनियां। तो इसका आंसर क्या पढ़े थे हमने, वायु कुपिकाएं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली के विषय में हमने कल पढ़ चुके हैं, जो गुच्छे समान होती है, चित्र के माध्यम से हमने देखा भी था। आगे देखते हैं। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्र में पूरा होता है, 6, 3, 4 या 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। देखिए कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर 2 चक्रों में, यानी कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स के माध्यम से पूरा होता है। 2 चक्र कौन कौन से हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र। ठीक है, 2 चक्रों के माध्यम से पूरा होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, CO2 और जल का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है ना, ऑक्सीजन लाता है हमारे शरीर में, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ले कर जाता है, फेंक देता है। ठीक है, बाहर। तो हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में, मतलब हीमोग्लोबिन अगर शरीर में उपस्थित ना हो तो भी रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है, 3%, 4.3%, 2% या 5%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में कहा गया है, तो ये 2% है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है, श्वसन में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या भौतिक ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी है, रासायनिक ऊर्जा। आगे देखते हैं। खानों या कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों में कौन सा रोग होने की अधिक संभावना होती है, सिलिकोसिस, श्वसनी शोथ, निमोनिया या वात। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिलिकोसिस। खानों या कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों में अधिकांश कौन सा रोग होने की संभावना होती है, सिलिकोसिस। ठीक है, आगे देखते हैं। फेफड़ों की कुल क्षमता होती है 2200 मिलीलीटर, 350 मिलीलीटर, 4600 मिलीलीटर या 5800 मिलीलीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा 5800 मिलीलीटर, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है 5800 मिलीलीटर, एग्जैक्ट बताया गया है। ठीक है, आगे है ब्रोंकोलिसिस। ब्रोंकोलिस क्या बताया था, ब्रोंकोलिस में गुच्छे वाली आकृति कहलाती है। हमने पढ़ा था कल थ्योरी में कि ब्रोंकाई क्या होती है, ट्रेकिया से 2 पार्ट डिवाइड होते हैं, 2 नली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई कई छोटी छोटी नलियों में विभक्त हो जाती है, उसे ब्रोंकुलिस कहते हैं। और ब्रोंकुलिस के लास्ट में गुच्छे वाली आकृति बनी रहती है, उसे क्या कहते हैं हम, वायु कोष्ठक यानी कि एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली कहते हैं ना। जिन्होंने थ्योरी नहीं देखी हो, थ्योरी देखिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइएगा। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, तो थ्योरी और ये कंप्लीट रखिएगा। ये टॉपिक हमारे प्रजनन तंत्र में इंक्लूड है। ठीक है, तो प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन वाला, ये हम तीनों एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलग अलग वीडियो मैंने ज़रूर बनाया है ताकि आप विस्तार से पढ़ सको, क्योंकि इसमें सभी चीज़ इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, कुछ छोड़ने लायक था नहीं, तो जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैं सब आपको बताती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप वीडियो पसंद आ रहा है, इसकी जानकारी यूजफुल लग रही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।